तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल पे। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल प्रैक्टिस सेट 2023 को लेकर। और ये सेट नंबर 5 है हमारा। और इसमें जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस 4 क्वेश्चन है, सॉरी ये 4 विकल्प हैं, है ना। तो उनमें से चयन करना है आपको और देखें कि आप कितने तैयार हैं। तो देखें जो पहला प्रश्न है कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है कौन थे? न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस या आइंस्टीन? तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि कोपरनिकस थे, जिन्होंने सर्वप्रथम खोजा कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। हालांकि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक ये भी है कि प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद जिनका नाम वराहमिहिर है, इन्होंने कोपरनिकस से लगभग 1000 वर्ष पहले ही इस बात को बता दिया था कि चंद्रमा जो है पृथ्वी की, और जो पृथ्वी है ये सूर्य का चक्कर लगाता है। और ये वराहमिहिर की अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, कोपरनिकस। और प्रश्न नंबर 2 देखें। प्रश्न नंबर 2 है कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं या कॉन्स्टेलेशंस हैं? 87, 88, 89 या 90? तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि हमारे अंतरिक्ष में जो है तारामंडलों की संख्या है 88। और इसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि IUA के द्वारा बताया गया है कि हमारे जो अंतरिक्ष है इसमें 88 तारामंडल हैं, जिनमें से अधिकांश को हम दक्षिणी गोलार्ध से देखा जा सकता है। और प्रश्न नंबर 3 है कि किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, यानी कि किसी भी स्थान का मानक समय या स्टैंडर्ड टाइम को निर्धारित करने का क्या आधार है या क्या बेस है, बताना है। विकल्प है देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि प्रधान मध्याह्न रेखा। अब प्रधान मध्याह्न रेखा की बात करें तो इस रेखा को अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो रेखा है प्रधान मध्याह्न रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर में स्थित है। रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर ये गुजरती है ये रेखा। और 0 डिग्री या 0 डिग्री देशांतर पर स्थित इसी रेखा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, प्रधान मध्याह्न रेखा। और प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? विकल्प दिए हुए हैं यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि इन दिए हुए विकल्पों में जो सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल के अनुसार वो है अफ्रीका। जैसे कि सामान्यतः बात करें तो 7 महाद्वीप हैं संसार में, तो जिसमें एशिया महाद्वीप जो है क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है, उसके बाद आता है अफ्रीका। तो यहाँ पे जो विकल्प है इसमें एशिया कहीं है नहीं, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, अफ्रीका। एशिया महाद्वीप की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है एशिया का क्षेत्रफल। जबकि अफ्रीका की बात करें तो 3,65,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और तीसरे स्थान पर जो है वो है उत्तरी अमेरिका, जो कि 2,42,56,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। दक्षिणी अमेरिका की अगर हम बात करें तो दक्षिणी अमेरिका जो है 1,78,19,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप महाद्वीप जो है 99,38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसके बाद 7वें नंबर पर जो महाद्वीप आता है वो ऑस्ट्रेलिया है, जो कि 76,88,287 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा बी, अफ्रीका। अब प्रश्न नंबर 5 देखें। प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं? विकल्प है फिलीपींस, इंडोनेशिया, मालदीव या क्यूबा। तो बताना है कि इनमें से किस देश में द्वीपों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे सही विकल्प जो है वो डी हो जाएगा, बी हो जाएगा कि इंडोनेशिया में जो है सबसे अधिक द्वीप हैं, जहाँ पे द्वीपों की संख्या 17,508 है।
फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस में जो द्वीप हैं उनकी संख्या है 7,641, जबकि मालदीव की अगर हम बात करें तो मालदीव में जो द्वीपों की संख्या है वो 1192 है, जबकि क्यूबा में 4,195 है। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, इंडोनेशिया। और प्रश्न नंबर 6 देखें। प्रश्न नंबर 6 है कि माउंट एटना क्या है? एक पर्वत है, एक पर्वत शिखर है, एक ज्वालामुखी है, या एक पठार है? तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि ज्वालामुखी पर्वत है। तो यह एक ज्वालामुखी है, इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है माउंट एटना। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? हिमालय, एंडीज, रॉकीज या आल्प्स? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का पूछ रहा है तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, एंडीज, जो कि दक्षिणी अमेरिका का प्रमुख और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है या माउंटेन रेंज है, जिसकी लंबाई जो है 7,200 किलोमीटर है, यानी कि 7200 किलोमीटर है। ठीक है, सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। अब थोड़ी सी हिमालय पर्वत की बात कर लें तो दक्षिण एशिया में भारत के उत्तरी भाग पर स्थित है और इसकी लंबाई जो है 2500 किलोमीटर है। ठीक है, जबकि अगर हम रॉकीज पर्वत की बात करें तो रॉकीज पर्वत जो है कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है और ये 4800 किलोमीटर लंबी है। आल्प्स की बात कर लें तो मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला, इसकी लंबाई 1200 किलोमीटर है। तो यहाँ पे सही विकल्प क्या हो जाएगा? बी, एंडीज जो है विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। और प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो प्रश्न नंबर 8 है कि स्वेज नहर जोड़ती है, किनको किनको जोड़ती है स्वेज नहर? भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, या लाल सागर को हिंद महासागर से, या इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प है, आप ये मैप देखेंगे इसे, स्वेज नहर को देखेंगे कि ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ रही है ना। तो स्वेज नहर जो कि मिस्र में स्थित है, तो यह मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में इसको बनाया गया था और यह विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम नहर है। और जब इसकी स्थापना इसकी प्रारंभ किया गया था 1859 में और 1869 में बन के तैयार हुआ था। तो 1869 में जो इसकी लंबाई थी 164 किलोमीटर थी और फिर वर्ष 2015 में इसकी लंबाई थोड़ी बढ़ा दी गई, तो इसकी कुल लंबाई जो है 193.30 किलोमीटर है। और स्वेज नहर को सन 1869 में यानी कि 1869 में ही जहाज़ों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था। और ये जो नहर है स्वेज नहर, इसके दक्षिणी हिस्से में यानी कि ऊपर की ओर देखेंगे, यानी कि भूमध्य सागर की ओर देखेंगे अगर, तो जो उसका दक्षिणी हिस्सा है वहाँ पर स्वेज बंदरगाह स्थित है, जबकि उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित है। और जब ये नहर बन गया स्वेज नहर, तो इस नहर के बन जाने के कारण ही यूरोप और एशिया के बीच की दूरी बहुत कम हो गई है, क्योंकि इसके निर्माण से पहले यूरोप से एशिया और एशिया से यूरोप जाने वाले जो जहाज़ हुआ करते थे उनको अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर जाना पड़ता था। तो जो बहुत सारी जो लंबी दूरी थी वह इससे बच गई है। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा भूमध्य सागर को लाल सागर से। और आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 9 देखें। प्रश्न नंबर 9 है कि पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं, यानी कि जो घने वन है पृथ्वी पर कहाँ मिलते हैं बताना है। डेंस फॉरेस्ट विषुवत रेखा के पास, कर्क रेखा के पास, मकर रेखा के पास, या ध्रुवों के पास? तो सही विकल्प यहाँ पे क्या ए हो जाएगा कि विषुवत रेखा के पास जो है घने वन मिलते हैं, यानी कि जो विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश होते हैं वहाँ पे जो वन होते हैं काफ़ी घने होते हैं। वजह यह है कि वहाँ पे उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है, जिसकी वजह से वहाँ गर्मी भी ज़्यादा होता है और बारिश भी ज़्यादा होता है। इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही मात्रा में वर्षा होती है, जिसकी वजह से सदाबहार वन यहाँ पे व्यापक तौर पर पाए जाते हैं। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 10 देखें। प्रश्न नंबर 10 है कि भारत की सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गाडविन आस्टीन या नंगा पर्वत? तो बताना है कि भारत की जो सर्वोच्च चोटी है कौन सी है। तो सही विकल्प सी हो जाएगा, गाडविन आस्टीन, या जिसे कि K2 भी कहा जाता है, काराकोरम पर्वतमाला। यह 8611 मीटर ऊंचाई इससे कुल ऊंचाई है। जबकि माउंट एवरेस्ट की बात करें तो यह नेपाल में स्थित है, 8848 मीटर ऊंचाई की है ये। और कंचनजंगा की बात करें जो कि सिक्किम में है, तो यह 8598 मीटर है।
ठीक है। और आगे देखें प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं। तो लक्षद्वीप और मालदीव, तो इससे देखिए इस साल कंफर्म है कि क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, तो इनका आप थोड़ी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। तो बताना है कि कितने द्वीप हैं, 17, 27, 36 या 47। तो सही विकल्प जो है यहाँ पे सी हो जाएगा कि लक्षद्वीप में जो है 36 द्वीप हैं। जो कि अगर लक्षद्वीप की अगर हम अवस्थिति की बात करें तो यह अरब सागर में केरल तट से 200 से 300 किलोमीटर के मध्य में जो है फैला हुआ है, और एक द्वीपों का समूह है जहाँ पे 36 द्वीप हैं। और यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, और इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। और लक्षद्वीप का निर्माण जो है प्रवाल भित्तियों से हुआ है। और लक्षद्वीप का जो सबसे उत्तरी द्वीप समूह है उसे अमीन द्वीप कहा जाता है, और जो सबसे दक्षिणी द्वीप समूह है उसको मिनिकॉय कहा जाता है। और लक्षद्वीप की राजधानी जो है कावरवत्ती है। और यहाँ पे उच्च न्यायालय की बात करें तो यह केरल उच्च न्यायालय के अधीन आता है, और इसका जो प्रशासन है वो प्रशासक या एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे होते हैं जिसके अधीन तो यह कार्य करता है। तो चंडीगढ़ और लक्षद्वीप ऐसे दो केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ प्रशासक या एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं कानून व्यवस्था संभालने के लिए, मतलब संपूर्ण देखभाल करने के लिए यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। और प्रश्न नंबर 12 देखें अब। प्रश्न नंबर 12 है कि निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। विकल्प दिए हुए हैं फतेहपुर, भागलपुर, उत्तरकाशी या कानपुर। तो देखिए फतेहपुर तो स्थित है गंगा नदी किनारे, भागलपुर भी है, कानपुर भी है, तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा उत्तरकाशी। अब देखिए थोड़ी सी हम आगे बात करें तो जो गंगा नदी है इसकी जो मुख्य शाखा है भागीरथी है, ठीक है, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। यानी कि उत्तरकाशी से जो है भागीरथी निकलती है, और देवप्रयाग में जाकर भागीरथी और जो नदी है अलकनंदा से मिल जाती है, वहाँ पर गंगा नदी का निर्माण होता है। तो ये जो उत्तरकाशी है इसका जो संबंध है भागीरथी नदी से है, तो यहाँ पर सही विकल्प जो है सी हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों में से किसने सबसे बाद में शासन किया। अब इसके लिए अब देखें तो शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। तो यहाँ पर सही विकल्प बी हो जाएगा, अकबर ने दिए गए शासकों में से सबसे बाद में शासन किया, क्योंकि इनका जो शासनकाल था 1556 से 1605 था। अब शेरशाह सूरी की बात करें तो जो शेरशाह सूरी जो कि सूर्यवंश के संस्थापक हैं ये, और इनका जो शासनकाल था पैन इंडिया 1540 से 1545 तक था। और इसके बाद इनके पुत्र संभालते हैं, जलाल खां जिनका नाम था 1545 से 1553 तक। और अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें तो इनका जो शासनकाल था 1296 से 1316 ईस्वी तक का था, और ये खिलजी वंश के शासक थे। और इल्तुतमिश की बात करें तो 1210 से 1236 तक ये गुलाम वंश के दूसरे शासक थे, और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था ये। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो सी हो जाएगा कि अकबर ने इन दिए गए शासकों में से सबसे बाद में शासन किया 1556 से 1605 ईस्वी तक, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर 14 है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ध्यान दीजिएगा गवर्नर जनरल की बात कर रहा है। 4 विकल्प हैं, लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव भी कहा जाता है इन्हें, और बी विकल्प है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड लिटन या लॉर्ड रिपन। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स जो हैं ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, जिन्हें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। और ये 1773 से 1785 तक यानी कि 12 वर्ष तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे, और इनके समय में ही रेगुलेटिंग एक्ट आया लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के समय। इसके अलावा पहला आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1775 से 1782 तक चलता है, इसी के समय में हुआ। और इसके बाद इस युद्ध के बाद 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि हुई, ठीक है। इसके अलावा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ही 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया, और
इसी समय सन 1784 में ही सर विलियम जोन्स के द्वारा बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई, जिसमें वारेन हेस्टिंग्स ने काफ़ी सहयोग प्रदान किया था। और रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड क्लाइव की अगर हम बात करें तो ये बंगाल का पहला गवर्नर था और इसी ने बंगाल को अपने अधीन किया अपने चाल को चलकर। और लॉर्ड लिटन की बात कर लें तो जो लॉर्ड लिटन थे ये वायसराय थे। 1876 से 1880 तक इनका कार्यकाल था, 4 वर्ष का। और इनके समय दूसरा अफगान युद्ध हुआ था और इनके समय में ही सर रिचर्ड स्ट्रैची के अधीन 1878 ईस्वी में पहले अकाल आयोग की नियुक्ति की गई थी। और लॉर्ड लिटन के ही समय में, यानी कि लॉर्ड लिटन ने ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बनाया था, मतलब लाया गया था 1878 ईस्वी में। और लॉर्ड रिपन की बात कर लें तो इन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को 1882 में रद्द कर दिया था। तो लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल था 1880 से 1884 तक था। और इसके समय की सबसे जो प्रमुख घटना थी वो एक तो थी ही ये कि इन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1882 ईस्वी में रद्द कर दिया। और 1881 में इनके समय जो दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी वो ये थी कि इन्होंने भारत की प्रथम नियमित जनगणना करवाई, इनके समय में हुई। और 1882 ईस्वी में ही इन्होंने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की, इसलिए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। और लॉर्ड रिपन के समय में ही 1881 का प्रथम कारखाना अधिनियम आया था। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 15 देख लें। तो प्रश्न नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तुकाराम, नामदेव, चैतन्य या शंकराचार्य। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। तुकाराम संत जो हैं ये शिवाजी महाराज के समकालीन थे। और तुकाराम की अगर हम बात करें तो ये 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में कवि और भक्ति आंदोलन के संत थे, जिन्हें महाराष्ट्र में तुकोबा राया, तुकोबा के नाम से भी जाना जाता है। और ये वारकरी संप्रदाय के अनुयायी थे जो कि समतावादी और व्यक्तिगत परंपरा है। और जो संत तुकाराम है ये अपने भक्ति कविता जिसे कि अभ्यंग कहा जाता है और कीर्तन के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। और इनका देहावसान जो है 41 वर्ष की उम्र में ही हो गया था 1649 ईस्वी में। और शिवाजी की अगर हम बात करें तो 1627 से 1680 तक इनका शासन का मतलब इनका जीवन रहता है। तो इसलिए यहाँ पर सही विकल्प ए हो जाएगा, तुकाराम। थोड़ी सी संत नामदेव की अगर हम बात करें तो जो संत नामदेव हैं ये भी मराठी कवि थे। और ये पंढरपुर में भगवान विट्ठल या जिन्हें कि भगवान कृष्ण कहा जाता है कि भक्त के रूप में रहे। और ये भी एक महान संत हुए महाराष्ट्र के। और शंकराचार्य की अगर हम बात करें तो शंकराचार्य महाराज जो हैं ये वेदांत दर्शन के सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादकों में से एक हैं। और चैतन्य महाप्रभु की बात करें तो असम में ये भक्ति काल के प्रमुख संत थे। और प्रश्न नंबर 16 देखिए। प्रश्न नंबर 16 है कि चरक संहिता किससे संबंधित है? राजनीति से, चिकित्सा से, वास्तुकला से या गणित से? तो सही विकल्प क्या यहाँ पे बी हो जाएगा कि चरक संहिता जिसकी रचना आचार्य चरक के द्वारा की गई थी ये चिकित्सा या आयुर्वेद विज्ञान से संबंधित है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? BC 261 यानी कि ईसा पूर्व 261 कलिंग युद्ध, AD 78 शक संवत की शुरुआत, या AD 622 मुस्लिम युग की शुरुआत, या AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु। तो यहाँ पे सही विकल्प जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा कि औरंगजेब की मृत्यु जो है वो 1709 में नहीं बल्कि 1707 में हुई थी। तो सही विकल्प डी हो जाएगा। अब थोड़ी सी हम कलिंग युद्ध की अगर हम बात करें कि जो कि 261 ईसा पूर्व ईस्वी में हुआ था। तो जब अशोक का राज्याभिषेक हो गया तो उसके राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद जो है 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ। और सम्राट अशोक का शासनकाल जो है 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक चलता है। और शक संवत की अगर हम बात करें तो शक संवत की जो शुरुआत है 78 ईस्वी में की गई थी कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा। और ये जो कनिष्क हैं इन्हीं के द्वारा इन्हीं के समय में कश्मीर में कुंडल वन में
चौथे बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। ठीक है, और औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 में हुई थी। तो यहाँ पे सही विकल्प जो है वो डी हो जाएगा कि इनमें से जो डी विकल्प है वो सही नहीं है। और मुस्लिम युग की शुरुआत की अगर हम बात करें तो मुस्लिम युग की शुरुआत तब मानी जाती है जब पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की ओर हिजरत कर गए थे। तो जो 622 ईस्वी है तब से ही माना जाता है। तो सही विकल्प यहाँ पे है ना डी ही है कि 1709 ईस्वी में जो है औरंगजेब की मृत्यु नहीं बल्कि 1707 में हुई थी। सही विकल्प यहाँ पे डी। अब आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 18 देखें। प्रश्न नंबर 18 है कि इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू सी बनर्जी, फिरोज शाह मेहता या सुरेंद्र नाथ बैनर्जी? तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें इन्होंने बताया कि कैसे भारत के लोगों का धन विदेशों में जा रहा है। इसके लिए इन्हें ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा इनका जो, अगर इनका थोड़े से आगे देखें तो इनका जो जन्म जो है ये 4 सितंबर 1825 को हुआ था मुंबई में, और सन 1917 में इनकी मृत्यु हुई। और ये 1892 ईस्वी में ब्रिटिश में सांसद चुने गए। इसके अलावा इन्होंने भारत से जो धन निकासी सिद्धांत का इन्होंने इतना विस्तृत विवरण दिया था कि इसके कारण ही सन 1896 ईस्वी में भारतीय व्यय पर, यानी कि भारत से जो भारतीय व्यय है उस पर रॉयल कमीशन की स्थापना की गई थी। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी जो हैं 1886, 1893 और 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो ए हो जाएगा कि दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। अब थोड़ी सी डब्ल्यू.सी. बनर्जी को भी देख लें। तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हुए, है ना, तो इसलिए जाने जाते हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इसके अलावा ये शिक्षाविद और बैरिस्टर थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और फिरोज शाह मेहता की बात कर लें तो ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे, और ये नरम दल या उदारवादी विचार के नेता थे। तो जो फिरोज शाह मेहता हैं इनका जन्म 4 अगस्त 1845 को हुआ था और 5 नवंबर 1915 में इनका देहावसान हुआ था। और फिरोज शाह मेहता के द्वारा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की शुरुआत की गई थी, जिसमें इन्होंने, मतलब इनका मदद जो है बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग के द्वारा की गई, यानी कि केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता के द्वारा मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की शुरुआत की गई थी। और एक अंग्रेजी भाषा का अखबार जिसका नाम बॉम्बे क्रॉनिकल है, इसके संस्थापक हुए ये, जिसकी स्थापना मतलब जिससे 1913 में निकाला गया था। तो ये बॉम्बे क्रॉनिकल के संस्थापक हैं फिरोज शाह मेहता। और 1890 ईस्वी में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। और सेंट्रल बैंक जिसकी स्थापना सन 1911 में हुई, उसके स्थापना में इन्होंने अपना योगदान दिया। ठीक है, अब थोड़ी सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अगर हम बात करें तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो इनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई थी 26 जुलाई 1879 में, 26 जुलाई 1876 में इनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई थी। और ये जो समिति है इन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर बनाई थी। और सन 1879 में इन्होंने द बंगाली समाचार पत्र को प्रारंभ किया। और ये 1895 में और 1902 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। तो 1895 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये पुणे में हुआ था, और 1902 में अहमदाबाद में हुआ था। तो इन दोनों जगहों पर ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया, और ये नरम दल के नेता थे। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। प्रश्न नंबर 19 है कि सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम लीग शुरू हुई, यानी कि होम लीग की शुरुआत किन 2 लोगों ने किया था बताना है।
विकल्प है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, तिलक और लाला लाजपत राय, तिलक और विपिन चंद्रपाल, तिलक और अरविंद घोष। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में जो है दो ही होम लीग की शुरुआत हुई। तो एनी बेसेंट ने जो होम लीग की शुरुआत की, यह व्यापक स्तर पर इन्होंने शुरुआत किया, पूरे देश में इन्होंने चालू कर दिया। और जो लोकमान्य तिलक है, इनका जो होम लीग था ये कुछ चुने हुए शहरों में प्रारंभ किया गया, लेकिन लोकमान्य तिलक का जो होम लीग था ये इस मायने में अच्छा था कि इन्होंने जिन जगहों पर शुरू किया अच्छे से कार्य किया, जबकि जो एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था क्योंकि पूरे देश में कर दिया गया तो व्यवस्थित ढंग से नहीं चल पाया ये। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, है ना, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। और प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। प्रश्न नंबर 20 है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? सरदार पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या सुभाष चंद्र बोस ने, या महात्मा गांधी ने? तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। तो जब 8 अगस्त को जब अगस्त प्रस्ताव लाया गया या भारत छोड़ो का प्रस्ताव लाया गया, तब यह, जब अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन चल रहा था, तब यह नारा दिया गया, करो या मरो। ठीक है। और प्रश्न नंबर 21 है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या जेबी कृपलानी? तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि जब सुभाष चंद्र बोस ने 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, तब यह जो अध्यक्ष का पद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। और पट्टाभी का 1939 में जब ये फिर से खड़े हुए तो उस समय महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारामैया को 1939 में अपना उम्मीदवार बनाया, जिसे सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिया था। तो इसका काफ़ी मतलब दोनों में मतभेद हुआ, इसकी वजह से ये तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे दिए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फिर वहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया 1939 में। मतलब पट्टाभी सीतारामैया जो थे वो इनके विपक्षी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चुनाव में। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 22 है कि सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम, रावी, चिनाब या ब्यास? तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि जो सलाल पनबिजली परियोजना है या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, ये चिनाब नदी पर स्थित है। और प्रश्न नंबर 23 देखें। प्रश्न नंबर 23 है कि राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अब खेतड़ी का संबंध तांबा से ही है, या मतलब हड़प्पा काल से चला आ रहा है ये स्थल। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो बी हो जाएगा कि राजस्थान में जो खेतड़ी परियोजना है ये तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और प्रश्न नंबर 24 है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, असम में, पश्चिम बंगाल में, या केरल में? तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये केरल में स्थित है। और काजीरंगा का इतिहास जो है बहुत पुराना है, लॉर्ड कर्जन से संबंधित है इसका इतिहास, कि जो उनकी पत्नी थी जब ये पहली बार गेंडा देखी तो और दोबारा देखने गए, उनको देखने को नहीं मिला, तो फिर अपने पति से बोली कि भैया इनका संरक्षण का कार्य करो आप। तो मतलब 1905 से इसका इतिहास प्रारंभ हो जाता है, सॉरी 1904-05 के आसपास काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का जो है इतिहास हो जाता है प्रारंभ। और ये 1968 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को असम सरकार के द्वारा राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और सन 1974 में केंद्र सरकार के द्वारा इसे राष्ट्रीय उद्यान का आधिकारिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। फिर क्या हुआ, सन 1985 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में इसे शामिल किया गया, यानी कि यह जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है विश्व धरोहर स्थल भी है, जिसे कि 1985 में शामिल किया गया। और 2006 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया। ठीक है, सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 25 देखें। प्रश्न नंबर 25 है कि बैंक दर का अर्थ है साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, या अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, या बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, या देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर।
तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर या बैंक दर, जिसे हम रेपो रेट कह सकते हैं। तो जो बैंक दर है ये ब्याज दर होती है और ऐसी ब्याज दर होती है कि जिसमें आरबीआई जो है या केंद्रीय बैंक जो है देश के सभी अन्य बैंकों को कम अवधि के लिए उधार देता है। तो उधार देने पर जो रेट रखता है वो ब्याज दर कहलाता है। तो इसमें होता क्या है कि आरबीआई बिना किसी सिक्योरिटी के जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनको ऋण प्रदान करता है, रेपो रेट कहा जाता है। तो जो रेपो रेट या बैंक रेट है या बैंक दर है, तो ये जो है क्या है, महंगाई को कम करने या महंगाई को नियंत्रण करने पर भी काम करता है। जैसे अगर बैंक रेट बढ़ी हुई है तो जाहिर सी बात है, बैंक रेट जब बढ़ा है तो लोग क्या है, जो बैंक है खुद चूंकि वो महंगा लोन ले रहा है, तो जब वो लोन बांटेगा तो महंगा लोन बांटेगा। तो ऐसी दशा में क्या होगा कि लोग लोन लेना कम करेंगे और लोन लेना कम करेंगे तो ऑटोमेटिक कुछ कुछ चीज़ों पे महंगाई जो है कम हो जाएगी। तो ये बैंक दर है, इसका घटाना या बढ़ाना ये अर्थव्यवस्था को नियमित करने का मतलब नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि केंद्रीय बैंक के द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। और प्रश्न नंबर 26 की बात करें तो प्रश्न नंबर 26 है कि फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फंड एक्सचेंज मीडिया एजेंसी या फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट या फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन या फॉरेन एक्सपर्ट मार्केट एजेंसी। तो सही विकल्प यहाँ पे क्या, बी हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट या विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, जिसे कि 1999 में लाया गया था। और जो फेमा है यह एक सरल नियम है। इससे पहले ये फेरा था। फेरा जब 1973 में फेरा को बनाया गया था, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट यानी कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 में बनाया गया था। भारतीय संसद के द्वारा इसे पारित किया गया और ये जो अधिनियम था इसके कुछ प्रावधान थे इतने कठोर थे कि अर्थव्यवस्था को ढंग से काम नहीं करने दे रहे थे। मतलब अर्थव्यवस्था में कुछ चीज़ ढंग से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये विदेशी मुद्रा के विनियमन से या रेगुलेशन से संबंधित था। तो बहुत सारे जो पैसे वैसे थे बाहर से आ नहीं पाते थे, या भारत के लोग बाहर अपना इन्वेस्ट कर नहीं पाते थे, बड़ा मतलब दिक्कत होता था। इसके लिए ही सन 1999 में फेमा लाया गया या फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट या विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम लाया गया 1999 में। तो इसमें क्या है कि भारत में विदेशी मुद्रा से संबंधित लेन देन से संबंधित जो नियम हैं और विनियमन के नियम हैं इनको बिल्कुल आसान कर दिया गया ताकि अर्थव्यवस्था में और बूस्ट हो सके। तो ये फेमा जो है ये सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 27 है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है अनुच्छेद 21A से, अनुच्छेद 19 से, अनुच्छेद 29 एवं 30 से, या इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार हो गया है, तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, अनुच्छेद 21A से। तो देखिए शिक्षा का अधिकार जो है पहले यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल था कि निःशुल्क व्यवस्था की जाए बच्चों की। तो अब क्या हुआ है कि सन 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया और शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार भी बना दिया गया है। तो शिक्षा एक ऐसा अधिकार हो गया है वर्तमान समय में जो कि मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है और मौलिक कर्तव्य के रूप में भी शिक्षा शामिल है। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा। थोड़ी सी अनुच्छेद 19 की बात कर लें तो यह हमारे स्वतंत्रता से संबंधित है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचरण की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 19। जबकि अनुच्छेद 29 और 30 की बात करें तो ये अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण से संबंधित है। जो अनुच्छेद 29 है ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करती है, जबकि अनुच्छेद 30 जो है ये बताती है कि अल्पसंख्यक लोग अपने शिक्षण संस्थान की स्थापना और उनका प्रशासन कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प ए। और प्रश्न नंबर 28 है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था कहाँ रखी गई है? मूल अधिकार में है, मौलिक कर्तव्य में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया है। वहाँ बताया गया है कि राज्य ऐसा व्यवस्था करेगा।
और इसी तारतम्य में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम बनाया गया। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 29 की बात कर लें तो प्रश्न नंबर 29 है कि निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। 4 विकल्प हैं। पहला है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। जब संविधान सभा का पहला सत्र प्रारंभ हुआ तब जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, जो उद्देशिका मतलब जो बाद में चल के हमारे संविधान का उद्देशिका बना। ठीक है। और प्रश्न नंबर 30 है। प्रश्न नंबर 30 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। तो थोड़ी देर पहले ही बताया आपको, अनुच्छेद 29 और 30 है ये। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, अनुच्छेद 29। तो साथियों, ये था बिहार SSC इंटर लेवल 2023 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके तैयारी को मजबूत करने में मदद करेगा। तो अब यहाँ तक आ गए हैं आप, तो ज़रूर इस वीडियो को अच्छा लगने पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और कुछ अगर जानकारी एक्स्ट्रा अगर जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी कमेंट करें और बताएं कमेंट करके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।